हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशन बाय सत्या। हमने स्टार्ट किया है फिजिक्स क्लास 12 का, और क्लास 12 की फिजिक्स के दोस्तों हमें डेली एक चैप्टर का वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा आपको इस चैनल पर। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में क्लास 12 का फिजिक्स, जिसमें हम डेली एक चैप्टर के लिए या डेली चैप्टर वाइज वीडियो प्रोवाइड करवाते रहेंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। तो सबसे पहले देखते हैं फिजिक्स के बारे में। व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स का हिंदी होता है भौतिक विज्ञान। तो भौतिक विज्ञान है क्या? भौतिक विज्ञान दोस्तों यह एक लैटिन शब्द से लिया गया है। मतलब जो फिजिक्स है ये एक लैटिन शब्द से लिया गया है जिसका नाम है फ्यूसिस, FUSIS, फ्यूसिस, जिसका हिंदी होता है प्रकृति। जिसका हिंदी होता है प्रकृति, यानी प्रकृति में पाए जाने वाले वे सभी तत्व, जितने भी प्रकृति में तत्व पाए जाते हैं या प्रकृति में पाए जाने वाला प्रत्येक पदार्थ के बारे में अध्ययन करना ही फिजिक्स है। तो हमें पता है कि ये एक पदार्थ है, या एक पदार्थ है या फिर यह एक वस्तु है। तो प्रत्येक वस्तु में एनर्जी होता है, ऊर्जा होता है। तो यह एक द्रव्य है और द्रव्य के अंदर ऊर्जा है। चूंकि हमने इसको तोड़ा तो हमें एक ध्वनि सुनाई दी। वो ध्वनि क्यों सुनाई दी? क्योंकि इसमें ऊर्जा कहीं ना कहीं रहा होगा तभी सुनाई दी। तो दुनिया में पाई जाने वाली प्रत्येक पदार्थ और उसके अंदर के एनर्जी के बारे में जानना ही भौतिक विज्ञान है, फिजिक्स कहलाता है। तो PHYSICS, फिजिक्स एक लैटिन भाषा के फ्यूसिस शब्द से बना हुआ है जिसका हिंदी होता है प्रकृति। तो फिर फ्यूसिस का हिंदी है प्रकृति, और प्रकृति का मतलब होता है जैसे प्रकृति में है क्या? तो प्रकृति में सब कुछ, जो कुछ भी दिख रहा है, हम आप, ये दीवार, ये बोर्ड, जो कुछ भी है, चेयर, टेबल, बेंच, सब कुछ क्या है? एक तरीके की वस्तु ही है, और हर एक वस्तु में एनर्जी होता है। इसी वजह से हम फिजिक्स में वस्तु और वस्तु के बीच की एनर्जी के बारे में अध्ययन करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले खटाखट चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। फिर आगे स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला चैप्टर है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश। दोस्तों सॉरी, इस चैप्टर में पूरा देखेंगे वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इलेक्ट्रिक चार्ज, चार्ज एंड फील्ड। इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज का जो हमारा चैप्टर है वो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और इंग्लिश में इसी को कहेंगे हम इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। हम क्या करेंगे कि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जाएगा उसको आप अपने आप को कंसंट्रेट करके यहाँ पे उस चीज को समझोगे, ताकि आपको दोबारा उस चीज को पढ़ना ना पड़े। अगर आप कंसंट्रेट हो तो दोबारा आपको पढ़ना नहीं पड़ेगा। और साथ में दोस्तों ये बात भी ध्यान रखिए कि बेशक भले ये जो वीडियो बनाया जा रहा है वो यूपी बोर्ड के लिए बनाया जा रहा है, लेकिन ये सभी बोर्ड में काम आएगा कि इलेक्ट्रिक है, वैद्युत है, आवेश चार्ज है या क्षेत्र फील्ड है। तो ये चीजें बदलती नहीं है, बस लैंग्वेज चेंज होता है। तो हम क्या करेंगे, इसको हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में पढ़ते हुए चलेंगे। मतलब जो मोस्टली इसके जो इंपॉर्टेंट हेडिंग्स हैं उसको हम इंग्लिश में डालेंगे, क्योंकि जब इंग्लिश में चीजें पूछ ली जाती है तो बाद में प्रॉब्लम होता है। तो यह स्टार्ट करते हैं चैप्टर से। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि वैद्युत होता क्या है वास्तव में। वैद्युत क्या है, आवेश क्या है, क्षेत्र क्या है, या फिर ऐसा कहते हैं इलेक्ट्रिक क्या है, चार्ज क्या है, फील्ड क्या है। इन सब चीजों के बारे में हमसे बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो हम देखते हैं कि वाकई में या वास्तव में वैद्युत क्या होता है। सबसे पहले हम वैद्युत के बारे में देखते हैं। विद्युत, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी, है ना, विद्युत। तो विद्युत वास्तव में होता क्या है? विद्युत तो हुआ क्या दोस्तों कि सबसे पहले विद्युत के बारे में बताया अमेरिका के एक साइंटिस्ट बेंजामिन फ्रैंकलिन। तो विद्युत के बारे में किसने बताया? इलेक्ट्रिसिटी के बारे में किसने बताया? तो सबसे पहले अमेरिका के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था बेंजामिन फ्रैंकलिन। ये एक बार इनको पतंग उड़ाने का बहुत ज्यादा शौक था,
तो इन्होंने पतंग उड़ा, ये पतंग उड़ा रहे थे, वो भी पतंग मतलब कैसा था, वो कपड़े का बना हुआ पतंग था। उस समय बहुत समय पहले की बात है जब ये इस कार्य को कर रहे थे। तो बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पतंग को उड़ाया और पतंग काफी दूर चला गया, उड़ते उड़ते पतंग काफी दूर चला गया। और हुआ क्या ऐसे कंडीशन में कि अचानक में मौसम खराब हुआ। मौसम खराब होने की वजह से बिजली चमकने लगी, कड़कने लगी। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ कि इनके पास था, जैसे इनके पास एक इस तरीके से कुछ, इनके पास एक पतंग था और इस तरीके से वो डोरी भी बंधा हुआ था, या फिर ऐसा ऐसा हम कह सकते हैं, इस तरीके से, इस तरीके से इनके पास एक पतंग था और ये उड़ा रहे थे, काफी ऊपर था वो पतंग और ये जो इसमें नीचे धागा बंधा हुआ था। तो अचानक से क्या हुआ कि हो गया मौसम खराब, और मौसम खराब हो जाने की वजह से इसमें एक लाइटिंग हुआ। लाइटिंग मतलब जो बिजली चमकता है, उसको देहात की भाषा में, गांव की भाषा में, लैंग्वेज में उसको हम प्रकाश एक तरीके से बोलते हैं, बिजली बोलते हैं। तो वाकई में ये होता क्या, वास्तव क्या होता है? तो उस समय क्या हुआ कि जैसे ये लाइटिंग इनके पतंग से गुजरा तो इनको एहसास हुआ कि ये जो धागा पकड़े हुए थे, इस धागे में इनको झंझनाहट का एहसास हुआ, इनको झटका सा फील हुआ, झंझनाहट फील हुआ। तो इन्होंने बताया कि ये इनको जो झंझनाहट या झटका फील हुआ था वो क्या, किसकी वजह से फील हुआ? तो विद्युत की वजह से फील हुआ। विद्युत की वजह से इनको झंझनाहट फील हुआ, महसूस हुआ कि झंझनाहट हो रहा है। अब यहां से प्रश्न क्या बनता है, प्रश्न जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है वो वास्तव में क्या बनता है? तो यहां पे क्या हुआ कि जब इन्होंने रस्सी में अपने आप के ऊपर झंझनाहट महसूस किया, जब इन्होंने झंझनाहट महसूस किया तो उसके बाद इन्होंने इसका नाम बताया विद्युत। अब जब इन्होंने इस चीज को विद्युत बताया तो विद्युत तो बताया, लेकिन इसको सेटिस्फाई नहीं किया कि कैसे ये विद्युत है। तो इसके बारे में अन्य वैज्ञानिकों ने, अन्य कई वैज्ञानिकों ने मिलकर के जब इस चीज का रीजन ढूंढना स्टार्ट किया, कारण, जब अन्य वैज्ञानिक बाद में मिले और इसका कारण ढूंढना स्टार्ट किए, विद्युत का कारण, विद्युत का कारण। अब इन लोगों ने विद्युत का कारण ढूंढना स्टार्ट किया। अब कारण ढूंढते ढूंढते क्या हुआ कि इन लोगों ने देखा, इन वैज्ञानिकों ने अनेक प्रयोग किए, ढेर सारे प्रयोग किए। उन प्रयोगों के माध्यम से इन्होंने बताया कि इस विद्युत का एक ही कारण है, वो है घर्षण। इसका कारण है घर्षण। अब घर्षण क्या होता है? तो घर्षण का मतलब कि जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ा जाता है, तो इसी को बोलते हैं घर्षण। तो अन्य वैज्ञानिकों ने बताया कि विद्युत उत्पन्न होने का एक ही कारण है, वो है घर्षण। और जो आकाश में विद्युत उत्पन्न होता है या बिजली जो चमकता है या जो गर्जन की आवाज आती है, वो क्यों आती है? तो यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया यहाँ पे वैज्ञानिकों ने बताया कि घर्षण की वजह से विद्युत उत्पन्न होता है। और वो घर्षण होता कैसे है? तो ये घर्षण बादलों के मध्य होता है, ये घर्षण बादलों के मध्य होता है। अब बादलों के मध्य घर्षण होने से विद्युत कैसे उत्पन्न? जैसे मान लीजिए एक ये बादल का छोटा सा टुकड़ा है, सपोज दैट हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक बादल का छोटा सा टुकड़ा है और एक और भी टुकड़ा है, जो एक, जैसे ये बादल का टुकड़ा यहाँ पे है और ये वाला बादल का टुकड़ा इस तरीके से इस तरफ गतिमान है और ये बादल का टुकड़ा इस तरफ गतिमान है। अब ये जब दोनों एक दूसरे के पास आएंगे तो ये आपस में टकराएंगे तो टक्कर होगा। और उसी टक्कर की वजह से हम जानते हैं कि जब दो वस्तुओं को आपस में टकराया जाता है तो वहां से ध्वनि निकलता है। और ये जब हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं धातुओं के बारे में, मेटल एंड नॉन मेटल के बारे में, धातु और अधातु के बारे में, या साइंस में हमें धातु और अधातु के बारे में पढ़ाया जाता है, तो वहां बताया जाता है कि जब दो धातुओं को आपस में टकराया जाता है तो उसमें से टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। ये धातु का पहचान होता है कि अगर आपको पहचान करना है कि धातु है कि नहीं है, तो दो धातुओं को आपस में आप टकराव करवा दो तो वहां से टंकार की ध्वनि उत्पन्न होती है। तो ऐसा ही यहाँ पे बताया गया कि जब ये बादल जब आपस में टकराते हैं तो आवाज निकालते हैं और उसी आवाज को हम गर्जन के नाम से जानते हैं। और जब ये टकराते हैं आपस में तो इनके बीच में घर्षण होता है और उसी घर्षण की वजह से ऊर्जा मुक्त होती है और वो ऊर्जा बिजली के रूप में, करंट के रूप में, बिजली के रूप में चमकती हुई दिखाई देती है या फिर निकलती है या फिर उत्सर्जित होती है। अब इस चीज को हम और कैसे समझ सकते हैं? जैसे कि हमने देखा कि
जब हम अपनी हथेली को रगड़ते हैं तो हथेली को रगड़ते रगड़ते हम देखते हैं अचानक में कि हमारा हथेली हीट होने लगता है, या फिर कभी कभी हम अपने हाथ को या अपने फिंगर्स को अपने बॉडी पे रगड़ते हैं या ये कपड़े पे रगड़ते हैं तो हमें महसूस होता है कि हमारा जो बॉडी का पार्ट है ये गर्म हो रहा है। ऐसा क्यों होता है तो इसका रीजन अभी बाद में बताया जाएगा। अभी आप इतना समझो कि जब बेंजामिन फ्रैंकलिन झंझनाट हुआ और उस झंझनाट को इन्होंने नाम दिया कि ये विद्युत की वजह से हुआ। जब इस विद्युत के बारे में अन्य वैज्ञानिकों ने रिसर्च करना स्टार्ट किया तो उन्होंने पाया कि ये बादलों के टकराव की वजह से उत्पन्न हो रहा है। और बादलों में टकराव जब होता है जैसे दो चीजें आपस में टकराती है तो टक्कर तो होता है, लेकिन जब वो आपस में एक दूसरे के पास आती है तो उनमें घर्षण होता है और इसी वजह से यहाँ पर विद्युत का उत्पादन होता है या विद्युत निकलता है। और इन दोनों पदार्थों के टकराने की वजह से, बादलों के टकराने की वजह से देखो या तो बादल बगल से टकराएंगे या घर्षण होगा, या तो ये दोनों एक दूसरे के सामने, जैसे ये बादल का टुकड़ा ये बादल का टुकड़ा ये इधर गतिमान है ये इधर गतिमान है, दोनों एक दूसरे के पास आए और आपस में टक्कर किए। टक्कर करने के बाद यहाँ पे ढेर सारी एनर्जी निकली, क्योंकि यहाँ पे बीच में टक्कर हुआ तो घर्षण हुआ तो एनर्जी निकलेगी और आवाज भी निकलेगा जब दो वस्तुओं में आपस में टक्कर हुआ। तो टक्कर होने की वजह से ये जो बादल में गर्जन होती है, आकाश में गर्जन सुनाई देती है, वो गर्जन क्यों होता है तो बादलों की टक्कर से जो आवाज निकलता है उसी को हम गर्जन कहते हैं। और इसके अलावा ये बिजली क्या होती है तो जब दो बादलों में आपस में घर्षण होता है तो घर्षण की वजह से अर्थात एनर्जी निकलती है और उसी वजह से बिजली हमें चमकता हुआ दिखाई देता है। तो ये तो रीजन था कि वहां से विद्युत की उत्पत्ति लय। तो इन्होंने कहा कि घर्षण हम करें कैसे, तो घर्षण के लिए इन्होंने क्या किया कि घर्षण के लिए ये अलग अलग पदार्थों से चीजों को रगड़ना स्टार्ट किया। अब रगड़ने का मतलब कि यहां से हुआ क्या कि इन्होंने लिया कांच का एक प्लेट, इस तरीके से कांच का एक छड़ ले लिया और इस कांच के छड़ को रेशम के कपड़े से या फिर बिल्ली के खाल से रगड़ दिया। तो जब रेशम के कपड़े या बिल्ली के खाल से इसको रगड़ा गया तब ये देखा गया कि इस कांच के जो कांच का छड़ था ये छड़ आवेशित हो गया। इस छड़ में छोटे छोटे पदार्थों को जैसे छोटे छोटे कागज के टुकड़े हो गए, मूंगफली के छिलके हो गए और इसके अलावा और भी छोटे पदार्थ जो बहुत ज्यादा हल्के होते हैं, इनको अपनी तरफ खींचने का पावर मिल जाता है, बल मिल जाता है, एक तरीके का शक्ति मिल जाता है जिसके माध्यम से ये दूसरी वस्तुओं को अपनी तरफ खींच लेते हैं। तो यहां से देखा गया तो सबसे पहले क्या हुआ कि एक कांच के रॉड को रेशम के कपड़े से या बिल्ली की खाल से रगड़ा गया और जब रगड़ा गया तो यहाँ पे क्या हुआ कि इस वाले कांच के टुकड़े को एक दृढ़ आधार से इस तरीके से लटका दिया गया। ये है जिसमें हमने घर्षण करवाया और दूसरा इसी के पास एक और कांच का पेड़ लाया गया। ये ऐसा पेड़ था या एक ऐसा छड़ था ये जिसमें घर्षण नहीं करवाया गया था। तो क्या हुआ कि इसमें देखा गया कि ये वाला पदार्थ इस वाले पदार्थ को दूर भेज रहा है, यानी प्रतिकर्षित कर रहा है, एक दूसरे से दूर भेज रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि फिर से एक और ऐसा ही दोबारा इस प्रयोग को फिर से जब किया गया तो एक कांच का रॉड लिया गया यानी छड़ लिया गया, उसको खाल से रगड़ा गया और उसको दृढ़ आधार से इस तरीके से लटका दिया। फिर एक क्या हुआ कि एनोबाइट का एक पदार्थ है, जैसे एनोबाइट भी जिस तरीके से कांच एक पदार्थ है उसी तरीके से एनोबाइट भी एक पदार्थ होता है। तो यहाँ पे हुआ क्या कि एनोबाइट का एक पदार्थ लिया गया जिसको आवेशित नहीं किया गया, यानी इसमें घर्षण नहीं करवाया गया, तो वैसे ले आकर के रख दिया गया। तब यहाँ पे देखा गया कि इन दोनों वस्तुओं में आकर्षण की घटना हो रही है, यानी ये दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। इस आधार पर यह बताया गया कि यदि सेम यानी कांच का रॉड और फिर अगला कांच का रॉड, जब दो सेम वस्तुएं या दो एक ही प्रकार के दो पदार्थ एक दूसरे के पास ले आ जाएंगे तो या फिर यहाँ पे ऐसा माना गया, ऐसा बताया गया कि दो समान प्रकार की वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती हैं और दो भिन्न भिन्न प्रकार की वस्तुएं, जहां पर ये था एनोबाइट और ये था कांच, तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। इस आधार पर ये बताया गया। अब फिर आगे हम देखते हैं फ्रेंड्स यहां से कुछ जो मूलभूत जानकारी है वो सब चीजों के बारे में। तो हम देखते हैं दोस्तों यहां पे एक वैज्ञानिक थे, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था विलियम
गिलबर्ट। इन्होंने बताया कि किसी भी वस्तु पर जो चार्ज उत्पन्न होता है, जैसे हमने अभी देखा कि जब हम कांच के इस रॉड को बिल्ली की खाल से या फिर रेशम के कपड़े से जब इसमें घर्षण करवाए थे तो इसमें चार्ज उत्पन्न हो गया था, इसमें एक पावर उत्पन्न हो गया था जिसको हम आवेश कहते हैं, जिसको हम आवेश कहते हैं, आवेश। तो इसमें ऐसा माना गया कि जब इस वस्तु को इस तरीके से घर्षण किया गया और जब इस वस्तु में ऐसे गुण आ गए कि छोटी छोटी वस्तुओं को अपनी तरफ आकर्षित करे, तो ऐसा कहा गया कि यह पदार्थ विद्युतमय हो गया या फिर आवेशित हो गया, आवेशित। तो यहां से बताया वैज्ञानिक विलियम गिलबर्ट ने कि ये जो आवेशन की प्रक्रिया थी, ये आवेश दो प्रकार के होते हैं। इन्होंने बताया कि आवेश या चार्ज दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। ये बात बताया विलियम गिलबर्ट ने। और इसी के बाद बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने बताया कि ये आवेश जो दो प्रकार के होते हैं, इसमें से एक होता है धनात्मक आवेश यानी पॉजिटिव आवेश या पॉजिटिव चार्ज, या ऐसा कह सकते हैं धनात्मक आवेश या फिर पॉजिटिव चार्ज। तो एक बताया उन्होंने धनात्मक आवेश और दूसरा बताया ऋणात्मक आवेश, ऋणात्मक आवेश। ये बात बताया था बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। तो इस बात को आप हमेशा याद रखना, विलियम गिलबर्ट ने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं और बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बताया कि ये जो दो प्रकार के होते हैं ये धन और ऋण प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, जो ये लोग साइंटिस्ट लोग जो प्रयोग कर रहे थे उस प्रयोग के माध्यम से इन्होंने मान लिया उस समय, क्योंकि हमारे पास उस समय सॉल्व करने का कोई तरीका नहीं था, इसलिए ऐसा मान लिया गया कि ये जो दो आवेश होते हैं धन और ऋण, तो ऐसा माना गया कि ये जो कांच का पेज था इसको प्लस मान लिया गया। जब पहले प्रयोग किया जा रहा था तो कांच के पेज को प्लस माना गया और एनोबाइट प्लेस को माइनस माना गया। तो इस तरीके से उस समय ये बात मान लिया गया था, लेकिन बाद में ये चीजें फ्लॉप हो गई क्योंकि हमारे पास कोई सिस्टमेटिक तरीका तो था नहीं, हमारे पास कोई फिक्स रूल तो था नहीं, इस वजह से ये नियम जो था ये बाद में गड़बड़ा गया। लेकिन फिर बाद में जब मॉडर्न फिजिक्स आया, यानी मॉडर्न नियम आने शुरू हुए, मॉडर्न थ्योरी आना स्टार्ट हुआ, तो उसमें बताया गया जो एक नया परमाणु मॉडल के माध्यम से इलेक्ट्रॉनों की उत्पत्ति के सिद्धांत को समझाया है। तो उसको हम देख लेते हैं क्या होता है। यहां पे माना गया कि दो अलग अलग परमाणु हैं, दो अलग अलग परमाणु हैं। चूंकि हमें परमाणु के बारे में पता था कि इसके बीच में यहां पर प्लस पार्ट होता है, यानी कोई भी परमाणु हो उसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। तो इसमें बीच में प्लस वाले चार्ज होते हैं और न्यूट्रॉन होता है। न्यूट्रॉन तो पहले से न्यूट्रल होता है, उस पर कोई चार्ज होता ही नहीं। लेकिन यहां से बीच में होता है नाभिक, और नाभिक जो होता है वो धन आवेशित होता है, प्लस चार्ज वाला पार्ट होता है। और इस परमाणु के चारों ओर इलेक्ट्रॉन अलग अलग कक्षाओं में चक्कर लगाते रहते हैं। ये बात परमाणु के बारे में बताया गया है। और ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉनों पर जो होता है ये माइनस चार्ज होता है। यहां से ये परमाणु भी वैसा है जिसमें प्लस चार्ज, साइड साइड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहे हैं जिसके ऊपर माइनस चार्ज है। तो इस तरीके से हमारे पास दो परमाणु दिए हुए हैं। अब यहाँ पे क्या हुआ कि अगर इन दोनों परमाणुओं में आपस में घर्षण करवाया जाए, तो हम जानते हैं कि जब किसी भी वस्तु में आपस में घर्षण करवाया जाता है तो वहां पे ऊर्जा मुक्त होती है, ऊर्जा मुक्त होगा। अब जब यहां से घर्षण करवाया गया, जब इन दोनों में घर्षण करवाया गया तो इन दोनों ही परमाणुओं में ऊर्जा मिलेगी, इनको ऊर्जा मुक्त होगा, यहां से ऊर्जा मिलेगा। और जब ऊर्जा मिलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन है उस ऊर्जा को अवशोषित कर लेंगे, और जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन ऊर्जा को अवशोषित करेंगे तो इनमें ज्यादा ताकत आ जाएगी, और जब ज्यादा ताकत आएगी तो ये गति करने की प्रयास करेंगे, गति करने का कोशिश करेंगे। तो यहां से देखिए हुआ हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु में चार कक्षक होते हैं, के, यल, यम और यन। तो इन चारों ही कक्षकों में इलेक्ट्रॉन जो चक्कर लगाते रहते हैं, परिक्रमा करते रहते हैं। तो मानते हैं पहला कक्षक यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे है, तीसरा यहाँ पे है और चौथा ये वाला। तो ऐसा मानते हैं कि चार कक्षक है। अब यहां से जो प्लस वाला पॉइंट है, ये चारों कक्षक, जैसे अगर ये पूछा गया कि परमाणु में चारों कक्षक किस माध्यम से बंधे हुए होते हैं, तो ये जो नाभिक होता है
नाभिक के आकर्षण बल के कारण ये इलेक्ट्रॉन इसमें बंधे हुए होते हैं। अब हम जानते हैं कि जो चीजें हमारे पास में होंगी उनको हम ज्यादा तेजी से कैच कर सकते हैं, यानी ये जो प्लस वाला चार्ज है पास वाले इलेक्ट्रॉनों को ज्यादा तेजी से कैच किया रहेगा, यानी इन पर आकर्षण बल ज्यादा लगाया रहेगा, और जो दूर वाले पार्ट होंगे इन पे आकर्षण बल कम लगाया रहेगा। तो यहाँ पे आकर्षण बल कम होने के कारण और दूसरा इन इलेक्ट्रॉनों को एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाने के कारण ये अपना यहाँ से जो बंध होता है इसको तोड़ देते हैं, और तोड़ने के बाद ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से इस तरीके से इसमें चले जाते हैं, इस तरीके से इसमें चले जाते हैं। अब हुआ क्या, हमारे पास हम कहेंगे क्या कि जब दो पदार्थों में आपस में घर्षण करवाया जाता है तो घर्षण के कारण एनर्जी निकलती है, और उस एनर्जी को जब कोई भी परमाणु, जो भी परमाणु पहले इस क्रिया को करेगा, जैसे ये परमाणु यहां से देखेंगे कि जिस पदार्थ में एनर्जी के कारण इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल को छोड़ करके या अपने कक्षक को छोड़ करके दूसरे कक्षक में चले जाते हैं, तो यहां से जब इलेक्ट्रॉन यहां पे चले जाएंगे यानी यह इलेक्ट्रॉनों का त्याग करेगा। तो हमने जब इलेक्ट्रॉन किसी को दिया, जब हम इलेक्ट्रॉन किसी को देंगे, हम देंगे कब, जब हमारे पास ज्यादा सामान रहेगा तभी हम किसी को देंगे। यानी अगर यहां पे इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो इसका मतलब है कि इसके पास प्लस चार्ज रहेगा, प्लस में हो तभी तो दोगे किसी को, ऐसे समझ लो इसको कि इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इस वजह से इसको प्लस आ जाएगा, क्योंकि इसने ये दाता है और दाता हमेशा धनात्मक होता है, क्योंकि दाता का मतलब है देने वाला, देने वाला हमेशा पॉजिटिव विचार का होता है, अच्छे विचार का होता है, इसलिए हम मानेंगे यहाँ पे इसको हमने कहा कि ये प्लस है। यहाँ से इलेक्ट्रॉनों की कमी है, मतलब हमने इलेक्ट्रॉन चार्ज इसमें दिया तो इस पे प्लस चार्ज रहेगा, और इसने इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण किया इसलिए इसके ऊपर माइनस चार्ज रहेगा। तो इस तरीके से कहा गया, तब बाद ये बात प्रूफ हो गई कि कांच वाले प्लेट पर प्लस चार्ज रहा होगा और एनोमाइट वाले प्लेट पर माइनस चार्ज रहा होगा। अब आगे, यदि हमने देख लिया कि कांच वाले प्लेट पर हमको प्लस चार्ज मिल गया, हमें कांच वाले छड़ पर या कांच वाले प्लेट पर प्लस चार्ज मिला, और जब हम किसी के पास दूसरा कांच का प्लेट लाएंगे तो ये भी प्लस चार्ज वाला ही रहेगा। अब प्लस प्लस यहां से देखिए, ध्यान समझिए, जब एक ही प्रकार के पदार्थ या एक ही प्रकार के आवेश एक दूसरे के पास जाएंगे तो उन दोनों में जो बल कार्य करता है वो प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण बल। तो यहां से याद रखिए कि सेम चार्ज के बीच में प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, और जब एक बार कांच का प्लेट और एक बार एनोमाइट का प्लेट लगाया गया तो यहाँ पर अलग अलग पदार्थ थे, अलग अलग चार्ज थे, इसलिए इनके बीच में प्रतिकर्षण हो गया, सॉरी प्रतिकर्षण नहीं आकर्षण होगा। जब सेम चार्ज होगा तो सेम चार्ज को सजातीय आवेश कहा जाता है, तो सजातीय आवेश में हमेशा प्रतिकर्षण होता है, और डिफरेंस चार्ज को विजातीय आवेश कहा जाता है, विजातीय आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। तो इस तरीके से यहां से बताया गया कि वैद्युत आवेश होता क्या है। तो वैद्युत आवेश के बारे में जान लेते हैं दोस्तों। वैद्युत आवेश किसी वस्तु का वह मौलिक गुण होता है या वह खास गुण होता है जिसकी वजह से वो वस्तु अपने चारों तरफ विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न कर लेता है। पदार्थ के या वस्तु के इसी गुण को वैद्युत आवेश कहा जाता है। आवेश किसी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण वह अपने चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। आवेश या चार्ज किसी भी वस्तु का या पदार्थ का वह मौलिक गुण होता है, मौलिक मतलब सबसे खास गुण होता है जिसके कारण वह पदार्थ अपने चारों ओर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। वस्तु के इसी गुण को वैद्युत आवेश के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों हमने देखा कि दुनिया में कुल मिलाकर के विश्व में 118 तत्व ज्ञात हैं, और इन्हीं 118 तत्वों से मिलकर सभी वस्तुएं, सभी पदार्थ या दुनिया में जो कुछ भी है वो सब कुछ बना हुआ है। इन 118 तत्वों पर अलग अलग प्रकार के चार्ज होते हैं, और इन्हीं चार्जों को आवेश के नाम से जाना जाता है। इन्हीं चार्जों की वजह से किसी भी वस्तु के अंदर विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तो हमें पता चल गया कि आवेश है क्या। आवेश किसी भी पदार्थ का वह मौलिक गुण है जिसके कारण उस पदार्थ के चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। आवेश के बारे में दोस्तों बेंजामिन फ्रैंकलिन
बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने बताया कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। एक होता है धन आवेश यानी पॉजिटिव चार्ज, ऋण आवेश, ये हो गया ऋण आवेश। तो किसी भी पदार्थ के ऊपर दो में से एक चार्ज होता है, या तो प्लस चार्ज होता है या तो माइनस चार्ज होता है, और इन्हीं प्लस व माइनस चार्जों की वजह से वस्तु के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र या वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होने की घटना होती है, जिसे हम आवेश के नाम से जानते हैं, या हम कहते हैं कि ये वस्तु आवेशित हो गई है, या ये वस्तु आवेशित है, जिसकी वजह से इसके चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र आसानी से उत्पन्न हो जाता है। तो दोस्तों, बेंजामिन फ्रैंकलिन नाम के वैज्ञानिक ने बताया कि ये धन आवेश होते हैं और ऋण आवेश। पदार्थ पे दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, या तो धन या तो ऋण। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अगर धन आवेश और धन आवेश, यानी अगर एक ही प्रकार के या एक ही जाति के आवेश एक साथ लिखे हुए, जैसे यहाँ पर प्लस प्लस आवेश कई बार लिखा हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं सजातीय आवेश, इसको हम बोलते हैं सजातीय आवेश। और अगर इस तरीके से, यहां भी वही कंडीशन है कि यहाँ पर सेम चार्ज है, यहाँ पर प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है, तो इसको भी हम सजातीय ही बोलेंगे। और जब ये चार्ज डिफरेंस हो जाएंगे, एक प्लस रहेगा दूसरा माइनस रहेगा, तो इसको हम कहेंगे विजातीय आवेश, इसको हम बोलेंगे विजातीय आवेश। तो यदि सेम चार्ज एक साथ है तो उसको हम बोलेंगे सजातीय आवेश, और यदि डिफरेंस चार्ज एक साथ है, एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, तो इसको हम बोलेंगे विजातीय आवेश। अभी दोस्तों, सजातीय और विजातीय आवेशों के अलग अलग विशेषताएं होती है। विशेषताओं का मतलब, जो ये सजातीय आवेश होते हैं, मतलब समान जाति के आवेश होते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा दूर भेजते हैं, और ये जो विजातीय आवेश होते हैं, ये एक दूसरे को हमेशा पास खींच के लाते हैं। विजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को पास खींचेंगे, यानी आकर्षण बल लगाएंगे, और सजातीय आवेश हमेशा एक दूसरे को दूर भेजेंगे, यानी प्रतिकर्षण बल लगाते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों हमने देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश कितने प्रकार का होता है, और इनके कार्य क्या होते हैं। जैसे तो सजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो अपने पास आने वाली वस्तुओं को दूर भेजते हैं, और विजातीय आवेश वे आवेश होते हैं जो अपने पास वाली वस्तु को खींचते हैं, अपने पास ले आते हैं, आकर्षण बल लगाते हैं। हमने देखा कि किसी भी पदार्थ पर दो प्रकार के आवेश होते हैं, एक होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। ये दोस्तों धन और ऋण आवेश पदार्थों पर अलग अलग होते क्यों ये धन आवेश और ऋण आवेश आ गए, तो आज ये भी हम जान लेते हैं। दोस्तों, अगर किसी भी वस्तु के ऊपर धन आवेश, तो उसका मतलब ये होता है कि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया है। उसने अगर किसी भी वस्तु के ऊपर धन आवेश है, तो इससे अभिप्राय ये है कि उसने इलेक्ट्रॉन का त्याग किया। जैसे हम देख लेते हैं, मान लीजिए एक वस्तु हमारे पास ये है और दूसरी वस्तु हमारे पास ये है। अब मान लीजिए इसके पास 10 आवेश थी, इसके पास 12 आवेश थे, तो इसने कहा इससे कि हमें कुछ आवेश आप इस तरीके से दे दीजिए कि कम से कम हम आपके बराबर हो जाए। तो इस वाले ने क्या किया कि अपना एक आवेश इस वाले को दे दिया, तो यहां से इसने जब एक आवेश दिया इसके पास, तो यहाँ पे 11 हो गया, और इसके पास भी 11 आवेश बचा। लेकिन इसने आवेश दिया, तो हम किसी को वस्तु कब देते हैं, हम कभी किसी को पैसा क्यों देते हैं, क्योंकि हमारे पास पैसा होता है तब हम देते हैं, यानी हम प्लस में होते हैं। हम अगर किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दे रहे हैं, तो इसका मतलब यह है कि वो वस्तु हमारे पास है इसलिए हम दे रहे हैं। तो अगर हमारे पास है तो हम उस पर प्लस चार्ज लगाएंगे, अगर हमारे पास वस्तु है तो हम हमेशा प्लस चार्ज लगाएंगे। और इसके पास वस्तु नहीं था तभी तो ये दूसरे से लिया, इसका मतलब हमेशा इसके ऊपर माइनस रहेगा, ये माइनस में है। तो यहां पे हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, और जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है तब उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है। उसके अलावा दोस्तों हम यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं, अगर इसके अलावा यह कह दिया जा रहा है कि किसी वस्तु में जब इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, किसी वस्तु के पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, कमी हुई तो प्लस चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी तो माइनस चार्ज आएगा। कमी क्यों होगी, जब हम जैसे मान लीजिए हमारे पास 12 वस्तुएं थी, हम उसमें से किसी और को दे दिए तो हमारे पास वस्तु की कमी हो गई, और जब वस्तुओं की कमी होगी तभी प्लस चार्ज आएगा। और प्लस क्यों आएगा, क्योंकि आपने दिया है, आपके पास था इसलिए आपने दिया, तो इस वजह से प्लस चार्ज आया। चाहे आप ये कहो
देखिए यहाँ पे दो कंडीशन बनते हैं। एक तो आप ये कह सकते हो कि इलेक्ट्रॉनों की, सॉरी सिंबल बना लेते हैं, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण, इलेक्ट्रॉनों की कमी के कारण जो भी चार्ज आता है उसे धनात्मक चार्ज कहते हैं। यानी जब आप अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे दोगे तो आपके ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, और जब आप अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे रहे हो तो जाहिर सी बात है आपके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। दूसरा पॉइंट यहाँ पे, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है, जब इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है तब माइनस चार्ज आता है। माइनस चार्ज अधिकता होता क्यों है इलेक्ट्रॉनों का? क्योंकि हम दूसरे से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं तो हमारे पास अधिक होगा ही, और अगर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो माइनस चार्ज होगा, और इलेक्ट्रॉन की कमी है तो प्लस चार्ज होगा। अगर इलेक्ट्रॉन दिया जा रहा है तो प्लस चार्ज होगा, अगर इलेक्ट्रॉन लिया जा रहा है तो माइनस चार्ज होगा। ये कॉन्सेप्ट है क्यों किसी वस्तु के ऊपर प्लस चार्ज या फिर माइनस चार्ज आता है। हम देखेंगे कि आवेशों के प्रमुख गुण क्या क्या होते हैं, इनके गुणों के बारे में हम जान लेते हैं कि आवेश के कौन कौन से गुण प्रमुख होते हैं जो हमारे लिए खास है, जिनके बारे में जानना आवश्यक है। तो पहला गुण होता है दोस्तों आवेशों का क्वांटीकरण। आवेशों का क्वांटीकरण। अब दोस्तों आवेशों का क्वांटीकरण होता क्या है ये जानना हमारे लिए काफी आवश्यक है कि असल में पहली बात तो प्रॉब्लम ये होती है कि आवेशों का क्वांटीकरण कहने की वजह से बार बार इसका डिफिनीशन क्या होता है, इससे बच्चों को कंफ्यूजन होता है। तो क्वांटीकरण का मतलब क्या होता है हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए सबसे पहले तो जानकारी ये आपके लिए आवश्यक है कि दुनिया का जो सबसे छोटा आवेश होता है, सबसे कम आवेश होता है, वो एक इलेक्ट्रॉन का होता है। दुनिया में सबसे छोटा आवेश इलेक्ट्रॉन का होता है। अब यहां पे बताया जाता है क्वांटीकरण के नियम में कि मान लीजिए कोई आवेश दिया हुआ है, बहुत ज्यादा आवेश दिया हुआ है, तो ऐसा कहा जाता है कि जो कुछ भी आवेश है, कितना भी आवेश क्यों ना है, वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के आवेश के पूर्ण गुणज होता है। हमारे पास सबसे छोटी संख्या है वो हम मानते हैं एक है। अब दोस्तों सॉरी, अगर हम संख्याओं में काउंटिंग करें तो सबसे छोटी संख्या हमें मिल जाती है एक, तो हमने एक संख्या लिया एक, और हमारे पास दूसरी संख्या दी हुई है 50। तो यहां पे ये बताया गया है कि ये जो 50 है वो एक का पूर्ण गुणज होगा हमेशा। जब भी हम 1 से 50 पे भाग देंगे या 50 को काटेंगे तो हमेशा पूर्ण गुणज के रूप में वो कट जाएगा। तो यही चीज क्वांटीकरण के नियम में भी बताया गया है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। तो इसमें बताया जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है वो सबसे सूक्ष्म आवेश होता है, और अगर कोई दिया हुआ आवेश है तो वो आवेश हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। क्वांटीकरण के नियम में हम देखते हैं कि आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होता है। इसका मतलब दोस्तों वही है जो अभी आपसे बताया गया। मान लीजिए ऐसा आपसे पूछा जाए, अब आपसे पूछा गया है कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है, तो इसके लिए हम फार्मूला दे देते हैं। आवेश बराबर होता है एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज, यानी एक सूत्र आपको यहां पे मिलेगा Q बराबर Ne, जहां पे Q आवेश है और N बराबर संख्या, जिसमें 1 2 3 4 n। का क्वांटीकरण किसके बराबर होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश के पूर्ण गुणज के बराबर होता है। मतलब कितना भी आवेश क्यों ना दिया हुआ हो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन के पूर्ण गुणज के बराबर होगा। मतलब जैसे ये किसके बराबर होगा? एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश n बराबर संख्या दिया हुआ था, जैसे 1 2 3 4 5 कुछ भी रख दीजिए। तो यहाँ पे जो भी हम रखेंगे तो इनका जब गुणा किया जाएगा तो यहाँ पे जो इनके गुणनफल से जो बनेगा वो यहाँ पर आवेशों का क्वांटीकरण कहलाएगा। यानी आवेश सदैव एक निश्चित न्यूनतम मान के पूर्ण गुणज होते हैं। जैसे अगर 1 और 50 दो संख्या दी हुई है तो हमेशा 50 1 का पूर्ण गुणज होगा। वैसे ही जैसे यहाँ पर कोई भी आवेश दिया हुआ हो वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होगा। इसी को कहा जाता है आवेशों का क्वांटीकरण। विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कूलाम का स्थिर विद्युत बल के नियम के बारे में, कि कूलाम में
किस नियम के बारे में बताया था और क्या बताया था। तो दोस्तों नियम पे देखते हैं, वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, यहीं पे आपको ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। दोस्तों हम आते हैं टॉपिक पे, कूलाम का स्थिर विद्युत बल का नियम। कूलाम ने स्थिर बिंदु के लिए कुछ नियम दिए थे, उन्हीं नियमों को हम पढ़ेंगे। तो क्या बताया था कूलाम ने, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। कूलाम ने बताया कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हो तो उनके बीच में एक बल कार्य करता है, इसके द्वारा इस आवेश के द्वारा इसके ऊपर बल कार्य करेगा और इस आवेश के द्वारा इस आवेश के ऊपर बल कार्य करेगा। अब अगर दोनों चार्ज सेम है तो उनके बीच में प्रतिकर्षण हो जाएगा, और अगर दोनों चार्ज डिफरेंस है तो उनके बीच में आकर्षण हो जाएगा। तो उन्होंने बताया कि जब दो स्थिर बिंदु आवेश होते हैं तो उनके मध्य में आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल होता है। अब उन्होंने बताया कि वो बल बनता कैसे है, वो बल लगता कैसे है। तो उन्होंने बताया कि दोनों स्थिर बिंदु आवेशों की जो मात्राएं होती है उनके गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के मध्य की जो दूरी होती है उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसी नियम को कूलाम का नियम कहा जाता है। कूलाम ने बताया था कि यदि दो स्थिर बिंदु आवेश हो, हम मान लेते हैं कि ये दो बिंदु आवेश है जो कि दोनों ही स्थिर है, इसको हम मान लेते हैं ये है Q1 और इसको मान लेते हैं ये है Q2। दो स्थिर बिंदु आवेश हैं और इनके बीच की दूरी है R, इनके बीच की दूरी R है। अब ये चीज हमारे पास दिया हुआ है, इसी के आधार पर कूलाम ने निष्कर्ष निकाला था और व्यंजक बताया था। तो हम देख लेते हैं, एक आवेश Q1 है, दूसरा आवेश Q2 है, इनके मध्य की दूरी R है। तो कूलाम ने क्या बताया था, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल, दो स्थिर बिंदु आवेश है, इस बिंदु आवेश की वजह से इस पर बल लगेगा और इस बिंदु आवेश की वजह से इस पर बल लगेगा। तो दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल F उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1 और इसको मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 और समीकरण 2 का जब हम तुलना करेंगे तो तुलना करने के बाद क्या पाएंगे, हमने देखा कि यहाँ भी F है, यहाँ भी F है, तो हमने F कॉमन किया, यहाँ भी चिन्ह है तो इसको भी कॉमन किया, यहाँ से ऊपर मिल गया Q1 Q2 और y ये मिल गया R²। तो हमें कूलाम के नियम से एक फार्मूला मिलता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R² मिला। अब यहां से जब हम ये प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाते हैं, जब भी हम प्रोपोर्शनल टू के चिन्ह को हटाते हैं तो हमें प्राप्त होता है एक नियतांक F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इस तरीके से दोस्तों जब हम इन दोनों समीकरणों का आपस में तुलना कर लेंगे तो हमें प्राप्त होगा F बराबर K Q1 Q2 बाई R²। क्योंकि यहां से जब हमने तुलना किया तो F सिमिलर मिला, ये भी मिला, जब ये चिन्ह हटता है तो हमें एक नियतांक प्राप्त होता है, बाकी Q1 Q2 बाई R² सब कुछ वैसा का वैसा ही है। दोस्तों आगे हम देख लेते हैं, आगे हम देखेंगे कि जहां K एक स्थिर विद्युतीय नियतांक है, क्योंकि दोनों ही पिंड स्थिर थे उनकी वजह से जो नियतांक मिला है उसको स्थिर विद्युतीय नियतांक कहा जाएगा। और K का मान 9 गुणे 10⁻9 होता है जब ये निर्वात या वायु में, निर्वात अथवा वायु में होता है। यहां से हमें K का मान क्या मिला, K बराबर 9 गुणे 10⁻9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम होता है। इसका मान K का मान, ये क्या है, एक स्थिर विद्युतीय नियतांक है। अब अगर मान लेते हैं यदि बिंदु आवेश निर्वात में हो
निर्वात में हो तो F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो इस तरीके से दोस्तों जब दोनों ही बिंदु आवेश निर्वात में होंगे तब हम क्या करेंगे, k की जगह पे 9 गुणे 10 की घात 9 रखेंगे। इस तरीके से दोस्तों कूलाम्ब के नियम का सत्यापन होता है। मान लेते हैं कि Q1 Q2 और R का मान बराबर है 1 के, यानी Q1 का मान भी 1 है, Q2 का मान भी 1 है और R का मान भी 1 है। तब इस मान को हम समीकरण जब कूलाम्ब के सूत्र पर रखते हैं तो हमें मिला था F बराबर 9 गुणे 10 की घात 9 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 दोनों का मान 1 मिला है, R का भी मान 1 है, तो यहां से हम मान रखेंगे तो F बराबर मिलेगा 9 गुणे 10 की घात 9 1 इंटू 1 बाई 1 का स्क्वायर। फिर हम इसका निष्कर्ष निकालेंगे तो F बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9। यहां से 1 का गुणा 1 में होगा तो 1 ही आएगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, और जब 1 से इसमें भाग कर देंगे तब भी 1 ही आएगा। और जिससे बल बराबर हो जाएगा 9 गुणे 10 की पावर 9 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम्ब स्क्वायर। बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं दोस्तों कि हमने आवेश के बारे में सब कुछ देख लिया है, ये टॉपिक हमारा आसानी से समझ में आ जाएगा हमको। तो हम देखते हैं कि बिंदु आवेश के कारण या बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाती है। तो दोस्तों उसके लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम मान लेते हैं कि माना कि एक बिंदु आवेश क्यों बिंदु O पर रखा है, O से R दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है हमको। हम मानते हैं कि कोई बिंदु O है, उसी पर वैद्युत आवेश क्यों रखा हुआ है, और वहां से R दूरी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो यहाँ पे दोस्तों स्ट्रक्चर बना हुआ है, एक बिंदु है O, यहाँ पर एक आवेश Q रखा हुआ है, और यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है और वहां पर रखा हुआ है आवेश Q0। यहीं पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि कूलाम्ब के नियम से कि बिंदु O पर रखा हुआ है आवेश Q, यहां से R दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ है, और इसी बिंदु पे हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं दोस्तों कूलाम्ब के नियमानुसार, कूलाम्ब के नियमानुसार बिंदु P पर लगने वाला बल F क्या होगा, बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर। ये हम पढ़ चुके हैं कूलाम्ब के नियम के अनुसार, और इसको बना लेंगे हम समीकरण नंबर 1। हम जानते हैं कि यदि किसी बिंदु P पर रखे के नियमानुसार बिंदु P पर रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल F बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q0 बाई R स्क्वायर को। तो आगे हम देखते हैं दोस्तों बिंदु P पर बिंदुवत आवेश Q के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q0 होता है। आगे जब हम इसके पहले वाले वीडियो में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ रहे थे तो वहां पे हमको
वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर बल F बटे परीक्षण आवेश Q नॉट के बारे में हमने सूत्र निकाला था। ये सूत्र हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में निकाल चुके हैं। तो हम यहाँ पे दोस्तों E है, E इक्वल टू F बाई Q आया है, और अभी हमें समीकरण नंबर 1 में F का मान मिला था कि F बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q नॉट बाई R स्क्वायर, ये फार्मूला हमें मिला था। तो हम आगे लिखेंगे समीकरण 1 से F का मान रखने पर तो E बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू Q नॉट बाई R स्क्वायर, पूरे का बटे होगा Q नॉट, यहां पे Q नॉट से Q नॉट कैंसिल, बचेगा क्या, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो दोस्तों इस प्रकार से हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के लिए व्यंजक प्राप्त करते हैं। बिंदुवत आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का व्यंजक, तो E बराबर 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई R स्क्वायर। तो दोस्तों ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू सो मच। दोस्तों हमने देख लिया कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। मान लीजिए किसी वस्तु को जब हम आवेशित कर देते हैं या कोई वस्तु आवेशित होता है, सपोज दैट मान लेते हैं कि ये वस्तु आवेशित है, तो जब कोई वस्तु आवेशित हो जाता है तो उसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र या फिर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। इसी को हम वैद्युत क्षेत्र के नाम से या चुंबकीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। अब इस चीज का हम अनुभव कैसे करते हैं कि ये वैद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र है। तो मान लेते हैं कि ये हमारे पास एक क्षेत्र है वैद्युत क्षेत्र, हम यहाँ पे किसी अन्य वस्तु को रखते हैं, यहाँ पे हम किसी अन्य वस्तु को रखते हैं जो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अब हम पाएंगे कि जो यहाँ पे ये वस्तु रखी हुई है दूसरी वाली वस्तु को अपनी तरफ आकर्षित करेगी। अगर इसके पास भी प्लस चार्ज है, इसके पास भी प्लस चार्ज है, तो ये वाली वस्तु इस वाली वस्तु के पास अगर सेम चार्ज है, इसके पास प्लस है, इसके पास भी प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भेजेगी। ये इसको दूर भेजेगी और ये इसको दूर भेजेगी। ये दोनों हमेशा एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। जब भी यहाँ पर एक वैद्युत क्षेत्र में रखा हुआ आवेश, यहाँ पे एक वस्तु है जो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत रखा है और ये वस्तु आवेशित है। यहाँ पर एक ऐसी वस्तु रखी है जो आवेशित नहीं है। अब मानते हैं इस वस्तु पर ज्यादा आवेश नहीं है, ये वस्तु पर प्लस चार्ज है और इस वस्तु पे भी प्लस चार्ज ज्यादा है। तो जब प्लस प्लस चार्ज लगेगा तो ये दोनों एक दूसरे को दूर भेज देंगे, और यदि इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, या इसके पास माइनस है, इसके पास प्लस है, तो ये दोनों एक दूसरे को अपने पास खींच लेंगे। ये इस वस्तु को ये वाली वस्तु खींचेगी तो ये दोनों एक दूसरे के पास आ जाएंगे। इस तरीके से हमें ये पता चलेगा कि ये वैद्युत क्षेत्र है। जैसे अगर हमें पता करना है कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, एक क्षेत्र ऐसा लेंगे जहां पर वो वैद्युत क्षेत्र के अंतर्गत आता हो। उस क्षेत्र के पास किसी वस्तु को जब रखा जाएगा तो उस वस्तु को अपनी तरफ या तो खींचेगी या तो दूर भेजेगी, जिससे हमें पता चल जाएगा कि ये वैद्युत क्षेत्र है। अब हमें दोस्तों आगे देखना है कि वैद्युत बल रेखाएं होती क्या है। वैद्युत क्षेत्र हमने देख लिया, अब बताना है कि क्या होती हैं वैद्युत बल रेखाएं। तो हमने देखा कि यहाँ पे कुछ ना कुछ, जैसे अगर ये वस्तु इस वस्तु को अपनी तरफ खींच रही है, तो जाहिर सी बात है कि इन दोनों के बीच में कोई ना कोई बल कार्य कर रहा होगा, और वो बल तो हमें अदृश्य दिखाई दे रहा है, वो बल हमें दिखाई तो दे नहीं रहा कैसे लग रहा है, कहां पे लग रहा है। लेकिन हम यहाँ पे ऐसा मानते हैं कि ये बल यहाँ पे कुछ रेखाओं के माध्यम से लगता है, जो कि काल्पनिक होती है। हम कल्पना करते हैं ऐसा कि ये जो यहाँ पे बल लग रहा है, ये बल कुछ काल्पनिक रेखाओं के माध्यम से लग रहा है। इन्हीं रेखाओं को वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है, या फिर ऐसा आप कह सकते हो कि वैद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक निष्कोण वक्र हैं जो हमें वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी वस्तु को रखने पर महसूस होती हैं या प्रदर्शित करती हैं, या फिर इस बात को समझाती हैं कि अगर दो वस्तुएं एक दूसरे के पास जा रही हैं तो जाहिर सी बात है किसी न किसी बल के माध्यम से जाएंगी, और वो बल इन रेखाओं के माध्यम से लगेगा। इसलिए इस बल को वैद्युत बल रेखाएं कहा जाता है। आगे हम देख लेते हैं कि परिभाषा देख लेते हैं कि वैद्युत बल का परिभाषा क्या होता है। तो परिभाषा हम देख लेंगे दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र
जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। अगर हमसे पूछ लिया गया कि वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं, तो वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र का अविरल प्रदर्शन करता है या जो उस स्थान पर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति को दर्शाता है वैद्युत बल रेखा कहलाता है। इस तरीके से वैद्युत बल रेखाओं के बारे में हम जान गए। आगे हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो हम देख लेते हैं दोस्तों, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तीव्रता का मतलब दोस्तों, हम तीव्रता से पता चल रहा है कोई कार्य बहुत तेजी से हो रहा है, तेजी को ही तीव्रता कहा जाएगा। तो यहाँ पे तेजी कहां पे होगा, वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल या लगने वाले बल को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E कहते हैं। यहां पे आपसे बताया गया कि मान लीजिए आपके पास कोई वैद्युत क्षेत्र है, तो वैद्युत क्षेत्र है, अगर वैद्युत क्षेत्र है इसमें रखा हुआ है कोई धन परीक्षण आवेश Q, अब या फिर मान लीजिए धन परीक्षण आवेश Q नॉट रखा हुआ है, तो इस धन परीक्षण आवेश पर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाले बल के प्रभाव को या लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहा जाएगा। मान लेते हैं कि कोई वैद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई धन परीक्षण आवेश प्लस Q रखा हुआ है और इस धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल F है, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा F बटे Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर F बाई Q नॉट। इसी को जब हम सदिश रूप में लिखते हैं तो ये हो जाता है वेक्टर E इज इक्वल टू वेक्टर F बाई Q नॉट। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पर रखे धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल के प्रभाव को उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर हो जाएगा, हम जानते हैं, हमसे बताया गया कि किसी वैद्युत क्षेत्र में, हम मान लेते हैं ये हमारे पास एक वैद्युत क्षेत्र है, इस वैद्युत क्षेत्र में रखे एकांक धन परीक्षण आवेश Q नॉट पर इस वैद्युत क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल F हो, तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होगा F बाई Q नॉट, जहां पे Q नॉट परीक्षण आवेश है, F परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल है और E वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जब इसी चीज को हम सदिश रूप में लिखते हैं तो वेक्टर E बराबर होता है वेक्टर F बाई Q नॉट, वेक्टर F बाई Q नॉट। वेक्टर लगने का मतलब दोस्तों क्या होता है कि ये दोनों राशियां कैसी हैं, सदिश राशियां हैं। जब राशियां सदिश होती हैं तब वहां पर राशि के ऊपर वेक्टर लगा करके प्रदर्शित किया जाता है कि हाँ ये राशि सदिश राशि है। और सदिश राशि आप क्या होती है आप जानते हो, वे राशियां जिन्हें व्यक्त करने के लिए दिशा के साथ साथ परिमाण की भी आवश्यकता होती है, वैसी राशियों को सदिश राशियां कहा जाता है। तो ये दोनों राशियां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E और वेक्टर F, ये दोनों ही सदिश राशियां हैं। इसमें आप परिभाषा में जोड़ दोगे कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E एक सदिश राशि होती है। अब यहाँ पे आपने देखा कि ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, यहाँ पे बल ये परीक्षण आवेश है, तो आप इसका मात्रक निकालोगे तो मात्रक हम जानते हैं बल का मात्रक न्यूटन होता है, बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा। और यहाँ पर नीचे आवेश है तो आवेश का मात्रक कूलम होता है। पूरा जब इसका मात्रक वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E का मात्रक न्यूटन प्रति कूलम। तो इस तरीके से दोस्तों हमारा वैद्युत क्षेत्र या फिर वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र इस चैप्टर में आधी चीजें हमारी कंप्लीट हो गई हैं, जिसमें हमने देखा कि आवेश क्या होता है, आवेश आता कैसे है, चार्ज कहां से आते हैं,
वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, वैद्युत बल रेखाएं क्या होते हैं, कूलाम का नियम क्या है, सजातीय आवेश क्या होते हैं, विजातीय आवेश क्या होते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों अब हम आगे देखेंगे कि अक्ष रेखा पर स्थित किसी बिंदु के द्वारा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, या फिर इससे संबंधित जो भी डेरिवेशन बचा हुआ है उसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं ताकि ये वीडियो सभी के लिए यूजफुल हो सके। और दोस्तों बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें ताकि जैसे ही यहाँ से वीडियो अपलोड किया जाए आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। दोस्तों फिजिक्स के अलावा आपके चैनल पर केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इसके साथ मैथ, जीके, जीएस, रीजनिंग, हिंदी, इन सभी के वीडियो आपको पढ़ाए जाते हैं, सभी का लेक्चर आपको दिया जाता है, नोट्स प्रिपेयर करवाए जाते हैं। उसमें वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, और बिंदुवत आवेश के कारण या वैद्युत द्विध्रुव आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, इन सभी के बारे में आज हम देखेंगे दोस्तों। तो पहला टॉपिक हमारा है वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव। तो सबसे पहले दोस्तों हम देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है। तो दोस्तों हमारे हेडिंग में ही बताया गया है द्विध्रुव, मतलब जिसमें दो ध्रुव हो उसी को द्विध्रुव कहा जाएगा। जैसे हम मान लेते हैं, या फिर पहले हम परिभाषा देख लेते हैं कि द्विध्रुव होता क्या है और द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो हम परिभाषा देखेंगे वैद्युत द्विध्रुव का, जब दो समान परिमाण व प्रकृति के विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हूं तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो दोस्तों हमें क्या मिला, डिफिनेशन या परिभाषा में क्या मिला कि जब दो समान परिमाण, मतलब उनकी जो मात्राएं हैं, उनका जो परिमाण है वो समान हो, परंतु वह जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश, विपरीत प्रकृति का मतलब है कि अगर एक धन है तो दूसरा ऋण हो, एक पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव हो, एक धनात्मक है तो दूसरा ऋणात्मक हो। जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो इस निकाय को वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। जैसे मान लेते हैं, एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, एक हमारे पास प्लस क्यू आवेश है और दूसरा हमारे पास है माइनस क्यू आवेश। इन दोनों ही आवेशों का परिमाण समान है लेकिन प्रकृति इनकी भिन्न है और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित हैं। तो ऐसे कंडीशन को या ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। तो ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। आगे हम देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों इसी वाले परिभाषा में वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का भी परिभाषा है। जैसे हम देख लेते हैं, दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण, आप जानते हो यहां पर ये जो चार्ज है, ये चार्ज इन दोनों को अलग अलग बना रहा है। चार्ज के माध्यम से हमको पता चल रहा है कि दोनों ही आवेश अलग अलग है, लेकिन दोनों में ही क्यों लगे होने की वजह से हमें ऐसा पता चल रहा है कि दोनों का ही परिमाण समान है। तो दोनों आवेशों में से किसी भी एक आवेश के परिमाण क्यों तथा इनके बीच की जो अल्पतम दूरी थी, इन्हीं की गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है।
हमने देखा आवेश के बारे में, सबसे पहले बताया किसने, आवेश होता क्या है, इन सब के बारे में दोस्तों हमने देखा था। उसके बाद हम स्टार्ट बता रहे थे आपको कि आवेशों का क्वांटीकरण क्या होता है। जो आवेश का प्रमुख गुण होता है उसमें पहला हो गया था आवेशों का क्वांटीकरण। आज दोस्तों है आवेशों की योज्यता के नियम के बारे में कि आवेशों का योज्यता होता क्या है। तो योज्यता का मतलब दोस्तों हम जानते हैं कि योज्यता का मतलब होता है जोड़ना या जुड़ जाना। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर होता है। इसी को योज्यता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो इसका कहने का मतलब क्या है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हमारे पास इस तरीके से कोई निकाय है, तो इसमें बताया गया है कि इस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश -Q1 + Q2 + Q3 + Q4 -Q5 + Q6 इस तरीके से कोई निकाय है और इस निकाय पर भिन्न भिन्न आवेश वितरित हुए हैं या अलग अलग फैले हुए हैं। अब आवेश की योज्यता क्या होता है, किसी निकाय में उपस्थित कुल आवेश Q उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है। इसी नियम को योज्यता का नियम कहा जाता है। एक बार फिर से देख लेते हैं, किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय पर उपस्थित भिन्न भिन्न आवेश के योग के बराबर होता है। तो मान लीजिए ये हमारे पास कोई निकाय था, इसमें भिन्न भिन्न आवेश थे, तो कुल आवेश Q बराबर हो जाएगा -Q1 + Q2 + Q3 + Q4 -Q5 + Q6। इसी नियम को दोस्तों योज्यता के नियम के नाम से जाना जाता है। तो योज्यता का नियम क्या होता है, किसी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश उस निकाय में उपस्थित भिन्न भिन्न आवेशों के योग के बराबर होता है, योज्यता का नियम कहलाता है। बस दोस्तों आवेशों का संरक्षण क्या होता है। संरक्षण दोस्तों हमें संरक्षण शब्द से ही पता चल रहा है या संरक्षण शब्द से ही समझ में आ रहा है कि संरक्षण का मतलब सुरक्षित करना होता है, सुरक्षित करके रखना होता है। तो आवेशों के संरक्षण का भी यही मतलब होता है, किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश संरक्षित रहते हैं या संरक्षित रहता है। किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि आवेश को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है नष्ट किया जा सकता है। आवेश संरक्षण क्या होता है दोस्तों, मेन टॉपिक जो मेन डिफिनेशन है हमारा वो सिंपल सा हम कह सकते हैं कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी नियम को आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं या आवेशों के संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं तो वहां भी यही बताया जाता है कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है। या फिर ऐसा कहें कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है सेम टू सेम उसी तरीके से आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। जिस तरीके से ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी तरीके से आवेश को भी ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो आगे हम देख लेंगे दोस्तों कि गुरुत्वाकर्षण बल और कूलाम बल, या फिर अभी आप कूलाम बल के बारे में पढ़े हो, आप जानते हो कूलाम का नियम क्या होता है और कूलाम के नियम से परिभाषा किस चीज का निकलता है। और इसी तरीके से दोस्तों जैसे कूलाम का नियम है उसी तरीके से सेम टू सेम गुरुत्वाकर्षण का भी नियम होता है। कूलाम के नियम में हमने देखा था कि F बराबर आया था K Q1 Q2 बाई r², ये कूलाम का नियम है। और सेम इसी तरीके से बल F बराबर होता है नियतांक G m1 m2 बाई r²। तो कूलाम का नियम और गुरुत्वाकर्षण का नियम दोनों ही नियम एक दूसरे से काफी मिलते जुलते हैं। इसलिए दोस्तों कभी कभी कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में अंतर पूछ लिया जाता है। जो देखते तो ये सेम सेम है बट इनमें अंतर क्या क्या होता है ये आप हम देखेंगे यहाँ पे।
तो कूलाम बल के बारे में सबसे पहले जानते हैं। कूलाम के नियम से या कूलाम बल से आगे चल करके काफी महत्वपूर्ण चीजों का खोज होगा और गुरुत्वाकर्षण नियम से भी आगे चल के कई मेन नियम बताए जाएंगे, कई खास नियम निकल के आएंगे। जैसे कूलाम बल के नियम से आगे चल के रदरफोर्ड नाम के वैज्ञानिक ने कूलाम के नियम को पढ़ा और इसी आधार पर अल्फा कण प्रकीर्णन करवा करके नाभिक का खोज किया था। और गुरुत्वाकर्षण बल के माध्यम से जानते हैं दोस्तों हम लोग कि गुरुत्वाकर्षण बल हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होने वाला एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल है। बिना गुरुत्वाकर्षण बल के कोई भी व्यक्ति पृथ्वी पर चल नहीं सकता, गुरुत्वाकर्षण बल और घर्षण बल के माध्यम से। तो उसके बाद दोस्तों हम इससे सिमिलरिटी देखेंगे, क्या क्या समानता है दोनों में। तो दोनों ही एक प्रकार के बल हैं, लेकिन इन दोनों ही बलों में अंतर होता है दोस्तों। कूलाम बल हमेशा दो बिंदु आवेशों के लिए कार्य करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल दो पिंडों के लिए कार्य करता है। बिंदुवत आवेश मतलब इस तरीके से दो बिंदु रहेंगे, उनके बीच में जब बल लगेगा तो वो कूलाम बल से संबंधित होगा। लेकिन जब यही बड़े पिंडों में बदल जाएगा या गोलीय पिंडों में बदल जाएगा तब यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का नियम लागू होता है। और दोस्तों दूसरा अंतर, कूलाम बल आकर्षण तथा प्रतिकर्षण दोनों बल होता है। कूलाम बल खींचता भी है और दूर भी भेजता है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण बल की सबसे बड़ी विशेषता है कि ये हमेशा आकर्षण बल होता है। इसके अलावा दोनों में जो समानताएं होती हैं, ये भी व्युत्क्रम वर्ग नियम का पालन करता है और गुरुत्वाकर्षण का नियम भी व्युत्क्रम वर्ग का पालन करता है। इसमें भी नियतांक प्राप्त होता है, इसमें भी नियतांक प्राप्त होता है। इसमें भी दो राशियों की बात की जाती है, इसमें भी दो राशियों की बात की जाती है। कूलाम के बारे में कूलाम नाम के वैज्ञानिक ने बताया था और गुरुत्वाकर्षण के बारे में न्यूटन नाम के वैज्ञानिक ने बताया था। इस तरीके से दोस्तों अगर हमसे पूछ लिया जा रहा है कि कूलाम बल और गुरुत्वाकर्षण बल में क्या अंतर है, तो आप आसानी से डिफाइन कर पाओगे। दोस्तों अगला टॉपिक हम देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। वैद्युत क्षेत्र दोस्तों जैसे हमने देखा कि आवेश क्या होता है। जब किसी वस्तु को आवेशित कर दिया जाता है तो उसमें विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यानी मान लेते हैं हमारे पास कोई वस्तु है, इस वस्तु पे हमने आवेश दे दिया, तो जब हम इस वस्तु को आवेश दे देते हैं तो ये वस्तु आवेशित हो जाती है। आवेशित हो जाने के बाद इस वस्तु के चारों ओर विद्युत तथा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी चीज के बारे में हम यहाँ पे देखेंगे कि वैद्युत क्षेत्र क्या होता है। प्रत्येक आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी अन्य आवेश को रखने पर आकर्षण तथा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करे, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। कुल आवेश सदैव संरक्षित रहता है, हमेशा संरक्षित रहता है। या फिर हम ऐसा कह सकते हैं कि आवेश को ना ही उत्पन्न किया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जाता है। इसी नियम को आवेश के संरक्षण का नियम कहते हैं या आवेशों के संरक्षण का नियम कहा जाता है। इसी तरीके से दोस्तों जब हम ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ते हैं तो वहां भी बताया जाता है कि किसी भी निकाय पर उपस्थित कुल ऊर्जा हमेशा नियत रहती है, स्थिर रहती है। या फिर ऐसा कहें कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को ना तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है, बल्कि एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसी को ऊर्जा संरक्षण का नियम कहा जाता है। तो जिस तरीके से ऊर्जा संरक्षण का नियम होता है सेम टू सेम उसी तरीके से आवेश संरक्षण का भी नियम होता है। जिस तरीके से ऊर्जा को नहीं नष्ट किया जा सकता और ना ही उत्पन्न किया जा सकता है, उसी तरीके से आवेश को भी ना ही उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही नष्ट किया जा सकता है। इस रूप में फ्रेंड्स आज हम पढ़ेंगे फिजिक्स, और फिजिक्स में दोस्तों पहले चैप्टर का लास्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी जब वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति होती है, ऐसे कंडीशन में हम वैद्युत द्विध्रुव का या वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात करते हैं। तो दोस्तों इसके बाद इसका ही है। तो दोस्तों इस टॉपिक को शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। तो दोस्तों सबसे पहले विद्युत द्विध्रुव के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों इस शब्द को देखने से ही पता चल रहा है कि जिसमें दो ध्रुव हो उसी को हम वैद्युत द्विध्रुव कहेंगे। जैसे विद्युत द्विध्रुव का परिभाषा होता है जब दो समान परिमाण, मतलब उनका जो परिमाण है, मात्रा है, वो समान हो और प्रकृति विपरीत हो। मात्रा या परिमाण समान हो, प्रकृति भिन्न भिन्न हो
और वे दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। जैसे माना पहला आवेश जो है वो माइनस क्यू है और दूसरा आवेश प्लस क्यू है, एक आवेश माइनस क्यू और दूसरा आवेश प्लस क्यू। यहाँ पे हम देख रहे हैं इसमें भी क्यू है, इसमें भी क्यू है, इसलिए दोनों का जो परिमाण है वो समान है और यहाँ पर माइनस चार्ज है, यहाँ पर प्लस चार्ज है, यानी इनकी जो प्रकृति है वो भिन्न है, अलग है, एक माइनस में तो दूसरा प्लस में, और ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हैं तो ऐसे निकाय को ही वैद्युत द्विध्रुव के नाम से जाना जाता है। आगे इसी में दोस्तों हमको देखना पड़ेगा कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, क्योंकि इस टॉपिक को सॉल्व करने के लिए लास्ट में हमें वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की आवश्यकता होगी, इसलिए हम देख लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है दोस्तों, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का परिभाषा हमें विद्युत द्विध्रुव से ही मिलता है। जैसे यहाँ पे कहा जाएगा यदि दोनों आवेशों में से किसी एक आवेश के परिमाण, तो अभी हमने देखा था कि इसका परिमाण क्यू है और इसका भी परिमाण क्यू है, यानी दोनों के ही परिमाण समान है, इसलिए आप दोनों में से कोई भी एक आवेश ले सकते हो। हमने ले लिया आवेश क्यू, तो आवेश यहां से हमने ले लिया, ये हो गया परिमाण, और इनके बीच की जो प्रभावी लंबाई होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है, इनके बीच की दूरी के गुणनफल को ही वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है और इसको P से रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी P से प्रदर्शित किया जाता है, P से निरूपित किया जाता है। तो दोस्तों आगे इस चैप्टर, इस वाले टॉपिक को सॉल्व करने के लिए हमें दो टॉपिकों की आवश्यकता है, जिसमें वैद्युत द्विध्रुव। तो वैद्युत द्विध्रुव हमने देख लिया कि जब दो समान परिमाण व विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं तो ऐसे निकाय को वैद्युत द्विध्रुव कहा जाता है। और जब वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश के परिमाण तथा उनके बीच की प्रभावी लंबाई का आपस में गुणा कर दिया जाता है, तब जो हमें प्राप्त होता है उसे हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जानते हैं। आगे दोस्तों हम अपने टॉपिक पे आते हैं। विद्युत द्विध्रुव के अच्छी स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है, तो इसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम फिगर बनाते हैं। तो मान लीजिए दोस्तों कि हमारे पास दो बिंदुवत आवेश हैं, एक मान लेते हैं माइनस क्यू है और एक मान लेते हैं प्लस क्यू है। ये दोनों एक दूसरे से अल्प दूरी 2l पर स्थित है। तो ये तो पहले हो गया हमारा विद्युत द्विध्रुव हो गया, विद्युत द्विध्रुव का फिगर बन गया। अब हम मानते हैं कि इनका जो मध्य बिंदु है वो O है और इस O से r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है। इसी बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करना है। तो यहां से हमको मिल गया। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी होगी वो कितनी होगी। हमने देखा कि बिंदु O से जो दोनों ही आवेशों के बीच में स्थित था, इस बिंदु O से बिंदु P की दूरी r थी। यहां से हमने देख लिया कि ये पूरी दूरी r थी। अब ये जो यहाँ की पूरी दूरी थी ये दो भागों में बटी हुई थी, एक बार यहां से यहां तक है और एक बार यहां से यहां तक है, तभी तो इसको हम 2l के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा कि यहां से यहां तक की जो दूरी है, तो ये पूरी दूरी r है। अगर हम केवल इतनी दूरी निकालें तो इतनी दूरी तो पहले ये r का पार्ट है और बाकी ये इतना l वाला पार्ट था। यानी जब हम प्लस क्यू और p के बीच की दूरी निकालेंगे तो ये दूरी हमें मिलेगी r माइनस l। तो r तो ये इतना है और माइनस हमने l कर दिया तो ये हो गया। तो जब हम प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तब हमें यहाँ पर इनके बीच की जो दूरी मिलेगी वो r माइनस l मिलेगी। और जब हम माइनस क्यू आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे तो जो हमें इन दोनों के बीच की दूरी मिलेगी
वो यहां से यहां तक की दूरी तो r है पूरी, यहां से यहां तक की दूरी बिंदु O से यहां से यहां तक की दूरी r है, और यहां से यहां तक की दूरी l है, क्योंकि एक l यहां पे है और एक l यहां पे है, तो ये वाली दूरी l हो गई और यहां से यहां तक की दूरी r होगी। तो दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा r प्लस l या l प्लस r। तो जब हम -q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तब हमें इनके बीच की जो दूरी मिलेगी वो L प्लस R या R प्लस L मिलेगी, और जब प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तब इनके बीच की दूरी R माइनस L मिलेगी। तो इन दोनों चीजों को हम याद रखेंगे कि प्लस Q आवेश के कारण इनके बीच की दूरी R माइनस L होगी और माइनस Q आवेश के कारण इनके बीच की दूरी L प्लस R होगी। अब दोस्तों हम इस सूत्र का निरूपण करते हैं, या जो हमें व्यंजक चाहिए उसको निकालने के लिए आगे तो हम मानते हैं, सर्वप्रथम हम देखेंगे प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम देख लेते हैं प्लस Q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो दोस्तों पहले आवेश से हम निकाल रहे हैं, इसलिए तीव्रता को हम E1 मान लेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r² के। तो r यहां पर दूरी होती है, r हम जानते हैं कि r यहां पर दूरी है, और प्लस Q आवेश के कारण जब बिंदु P पर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे होते हैं, तो अभी हमने देखा कि यहाँ की दूरी r माइनस l है, तो हम यहाँ पे r माइनस l मान लेंगे। तो E1 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/r-l²। ये हमें मिल गया इक्वेशन नंबर 1, समीकरण नंबर 1 मिल गया। आगे इसी तरीके से हम देखेंगे -q आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 बराबर हो जाएगा 1/4πε0 Q/। अब यहाँ पे दोस्तों जब हम प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे थे, तब हमारी दूरी r माइनस l थी, और जब माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल रहे हैं, तब हमारी दूरी r प्लस l है। तो यहाँ पे हम रख देंगे r प्लस l का होल स्क्वायर। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। आगे देखिए दोस्तों कि ये तो हमारा E1 का मान आया और ये E2 क्या मान आया। अब हम जब परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर हो जाएगा E1 माइनस E2। तो आगे हम देख लेते हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 माइनस E2 मिला। तो अब हम यहाँ पे मान रखते हैं, तो ये आ जाएगा E बराबर E1 का मान था 1/4πε0 Q/r-l का होल स्क्वायर, माइनस E2 का मान है 1/4πε0 Q/r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहां से दोस्तों हम जो चीजें कॉमन है यहां देख रहे हैं कि ये नियतांक कॉमन है और यहाँ पर ये नियतांक कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालते हैं। तो जब बाहर निकालेंगे तो ये आ जाएगा E बराबर Q/4πε0 और यहाँ पर जो कुछ बचा हुआ उसको हम लिख लेते हैं। तो आगे बचा हुआ है 1/r-l का होल स्क्वायर, और इसके बाद माइनस यहाँ पर 1/r प्लस l का होल स्क्वायर। अब यहाँ से इन चीजों को हम एलसीएम लेते हैं, तो E बराबर हो जाएगा Q/4πε0। यहाँ से एलसीएम जब लिया जाएगा तो ये हो जाएगा, इसका तीन गुणा हो जाएगा, तो ये जाएगा ऊपर r प्लस l का होल स्क्वायर, माइनस इसको ऊपर ले जाएंगे तो r माइनस l का होल स्क्वायर, और यहाँ पे हम जानते हैं उसको बाई, हमें पता है ये s स्क्वायर से लिख लेते हैं r माइनस l का होल स्क्वायर और r प्लस
एल का होल स्क्वायर। अब दोस्तों इसको हम तोड़ते हैं, तो आगे हम देख लेते हैं दोस्तों। इतना यहां तक हमारा आ गया। अब हम जानते हैं कि यहां पर हमें एक फार्मूला मिल रहा है आर ए प्लस बी का होल स्क्वायर और दूसरा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। नीचे हम देख रहे हैं कि यहां पे जो हमें प्राप्त हुआ है ये इसी फार्मूले का, जैसे यहां पे E इज इक्वल टू क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसको तोड़ेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL और यहां पे माइनस ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर माइनस 2RL बाई आर माइनस एल का स्क्वायर और ये आर प्लस एल का स्क्वायर। तो हम जानते हैं उसको कि ये फार्मूला होता है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इस फार्मूले में रखते हैं E बराबर हो जाएगा क्यू बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से दोस्तों जब ये ब्रैकेट खुलेगा तो चिन्ह परिवर्तित हो जाएंगे और जब चिन्ह परिवर्तित होगा तो ये माइनस में, ये माइनस में और ये प्लस में हो जाएगा, ये प्लस में हो जाएगा। इसका प्लस इसका माइनस कैंसिल, इसका प्लस इसका माइनस कैंसिल और ये भी प्लस में रहेगा, ये भी प्लस में रहेगा, इसलिए ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे और यहां पर इसका मान आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर और ए का होल स्क्वायर। सॉरी यहां पे इस तरीके से लिखा जाएगा। आगे हम लिख लेते हैं तो ऊपर बचा 4RL बाई नीचे आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। फिर हम E बराबर 1 बाई क्यू को उधर ले जाते हैं तो 4 बाई एप्सिलॉन नॉट और ऊपर बचेगा यहां पे, इसको हम तोड़ते हैं तो 2 गुणे E बराबर क्यू बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट 4RL। जब 2RL को हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब इसको दोस्तों जब हम क्यू को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा E बराबर Q इंटू E बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L इंटू 2R बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब दोस्तों जब हम इसको तोड़ेंगे तो यहां से हम जानते हैं, चूंकि हम जानते हैं Q इंटू 2L बराबर होता है P के। अभी इसके पहले जब हम वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ रहे थे तो वहां पे हमने देखा था कि QP इज इक्वल टू होता है Q इंटू 2L के। इसी एक आवेश का परिमाण तथा उनके बीच की प्रभावी लंबाई के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के नाम से जाना जाता है। तो आगे देख लेते हैं, जब Q इंटू 2L इज इक्वल टू P का मान रखेंगे वहां पे तो हमें E बराबर मिलेगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू 2L में हम मान रख देते हैं P। आगे बचेगा 2R और बाई आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसको हम जब आगे तोड़ेंगे मान लेते हैं, सपोज अगर दिया रहे इफ R बड़ा हो बहुत ज्यादा L से तब L का मान 0 होगा। अब L बराबर 0 रखने पर तो E बराबर हो जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहां पे बचा हुआ है P 2PR बाई L का मान जब 0 रखेंगे तो यहां पे बचेगा R का स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर। अब यहां से इसके एक R से इसका एक R कैंसिल हो जाएगा, यहां पे 2 बार R तो एक बार R बचा। अब एक बार R बचा तो जब एक बार R इसमें जुड़ेगा तो ये R क्यूब हो जाएगा। तो यहां से आपको फार्मूला मिल जाएगा E इज इक्वल टू 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P बाई R क्यूब। यही है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो हमको ज्ञात करना था। इस सूत्र पर दोस्तों कई क्वेश्चन लगते हैं। इसके अलावा इसी टॉपिक पर आपको पढ़ाया जाएगा वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे ज्ञात की जाती है। पहला फार्मूला रहेगा वैद्युत द्विध्रुव की
अक्षीय स्थिति के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता